अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की दोस्ती पीडीएम से पहले की हुई, और उस वक़्त जो सियासी दोस्ती हुई उन्होंने मिल के एक फार्मूला तैयार किया और उस फार्मूले के तहत पीडीएम की हुकूमत बनी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई, फिर उसके बाद इलेक्शन का एक प्रोसेस हुआ और इलेक्शन के बाद फिर जो उन्होंने मिल के जो इशराकत इक़्तिदार है उसका फार्मूला तय किया, जिसमें ये तय हुआ कि वफाकी काबीना का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल जो पार्लिमान में डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, ये वाले जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी के पास रहेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके बाद एक सैलाब का मामला, फिर उस पर तनकीद के बाद के मामलात, और फिर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने इंटरवीन किया और दोनों तरफ से मुलाकातें हुई और शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनकीद को रोकने की बात भी हो चुकी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं पंजाब की आवाज़ तो वो उठाती रहेंगी, उनके ज़िम्मे है ही पंजाब की आवाज़ उठाना। तो अब ये तहरीक जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो तलखियाँ हैं, हम ये समझें कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और मज़ीद ये मिल के वर्किंग रिलेशन बेहतर करेंगे। और क्या हमारा मानना है कि पीपल्स पार्टी को अगर इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो नून लीग के साथ वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए ताकि चीज़ें चल सके। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और कादर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अली गौहर बलोच साहब, सर ये तलखी होती है, बात नहीं मानी जाती, फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है। पीपल्स पार्टी का स्टैंड ये है कि आप सैलाब के जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनको बीआईएसपी के थ्रू अगर इमदाद दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नून लीग ने ये फार्मूला एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद तलखी बढ़ी। सर अब चूँकि सीज़ फायर हो चुका है, आप समझते हैं कि चीज़ें दोबारा रूटीन की तरफ आ जाएंगी, हार्मनी क्रिएट हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि चीज़ें ख़राब हुई ही नहीं हैं कि जिनको हम कहें कि अब वो सही सिमत पर आ जाएंगी। देखिए, बात ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं। ये जो इत्तेहाद है ये एक हुकूमत बनाने में इत्तेहाद बना है। दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं, उनका सियासी तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज मुख्तलिफ हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी अरसा से, हत्ता कि मैं समझता हूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त से लेकर अब तक, उस वक्त भी हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपोजिशन में रहते हुए भी एक किस्म का गैर मशरूत सपोर्ट किया था। और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं जमहूरी सिस्टम को डीरेल नहीं होने दूंगा। बहुत सारे लोग उस वक्त मशवरे देते थे कि आप अदम एतमाद कर दें, आप ज़रा थोड़ा साथ मिलें तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बड़ा क्लियरली जवाब दिया था कि मैं किसी इस किस्म के प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनूंगा जिससे पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो डिस्टेबलाइज हो। और इसी तरह ख़ास तौर पर जो पिछली दफ़ा जिस तरह से कि पिछले टेन्योर में एक सिलेक्टेड हुकूमत बनाई गई आरटीएस सिस्टम के ज़रिए और उस मुल्क पर मुसल्लत की गई, तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमने जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद की है। पीपल्स पार्टी उसमें हमारे साथ शरीक थी। आज भी जो मखलूत हुकूमत है मरकज़ के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे लिए हैं। ठीक है, अगर वो काबीना में नहीं आए तो ये उनका अपना ज़ाती एक फैसला है। लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन सेनेट के लिए, फिर उसके जो जरदारी साहब खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, फिर उसके अलावा गवर्नर के ओहदे हैं, फिर उसके अलावा यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप है। तो ये बेशुमार चीज़ें जो हैं, ये अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के वोट से, तो नून लीग के वोट की वजह से भी पीपल्स पार्टी के पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि एक इत्तेहादी होने के नाते से जाहिर है हम तनकीद ज़रूर करें, तनकीद पॉजिटिव होनी चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ कि वो एक फ़ायदेमंद तनकीद होती है। लेकिन मुख्तलिफ जो बात करने वाले हैं, जो स्पोक्समैन कह लें कि जो मीडिया पर बात करते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की, उनकी तरफ से कुछ अरसा से एक अजीबो-गरीब लबो-लहजा अपनाया जा रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। और चूँकि मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में बहुत मेहनत कर रही हैं,
बहुत ज़्यादा उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, हर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ज़राअत में, एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, हत्ता कि कोई पंजाब का ऐसा रेवेन्यू मैटर्स में जी कोई ऐसा पंजाब का डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव नहीं लिए और बड़ी दिन रात मेहनत कर रही। जी ठीक। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने अपने सूबों में वो भी मेहनत करें। वो मेहनत की बजाय जब ऐसे तरीके से तनकीद करती हैं तो फिर एक किस्म का वो मरियम साहिबा ने भी उनको उस एक जवाब दिया कि भाई इस तनकीद तरह बात तनकीद नहीं है। ब्राय हाँ, मैं आखिर में जी एक फिक्रा बोलूंगा। जी जी देखिए, अगर तो वो तजवीज दें तो सर माथे पर, ठीक अच्छी तजवीज होगी, हम जरूर उस पर उनका शुक्रिया बिल्कुल। भी अदा करेंगे, अमल भी करेंगे। अब लेकिन अगर वो डिक्टेशन दे, ना हम सिंध में उनको डिक्टेशन देना चाहते हैं, ना पंजाब में उनकी डिक्टेशन सुनना चाहते बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हैं। मैं तो वो आपकी आपकी इसी बात को आगे कैरी करना चाहूँगा। डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने का। डॉक्टर साहब, अली गौहर साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तजवीज़ होनी चाहिए, डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वाज़ेह बात की उन्होंने कि ना वो सिंध में डिक्टेशन देना चाहते हैं, ना वो पंजाब में डिक्टेशन लेना चाहते हैं। तो सर, जो भी मामला हो गया, हम समझे कि वो मामला रैप अप हो गया और अब दोनों सियासी जमातें अफवाह व तफहीम से आगे चलेंगी। देखिए मोहतरम अली गौहर बलोच साहब मेरे छोटे भाई है। आप मुझे बता दो कि आप और तमाम चैनल वाले कहते हैं कि हम इत्यादी है, हम तो कहते हैं हम सपोर्टर हैं। लेकिन क्या इत्यादी हो या सपोर्टर हो या कोalition गवर्नमेंट हो, जो भी आप नाम दे दें, क्या उनका ये भी हक नहीं है कि अपनी हुक्मरान पार्टी को, अपने साथियों को जो हुक्मरान सीट पे बैठे हुए हैं उनको मशवरा दें? कादर मंदोखेल साहब, सर जिस तरह आपने खुद कहा कि आप सपोर्टर हैं, इत्तेहादी नहीं, और आपने बतौर सपोर्टर वफाकी हुकूमत को अपनी सपोर्ट दी और सेमिटेनियसली नून लीग ने सदर पाकिस्तान को, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर को अपनी सपोर्ट दी हुई है ताकि दोनों का निज़ाम हुकूमत चले। तो सर, जिस वक्त सपोर्टर साथ होता है तो फिर जो भी अच्छा या बुरा कारकर्दगी का मामला हो, फैसला हो, तो उसमें सपोर्टर के ऊपर कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी आएगी ना, बिकॉज आपकी सपोर्ट से तो हुकूमत चल रही है सर। मैं और आप और अली सब अगर कहीं खाने में बैठते हैं होटल पे सर, तो भी हम एक दूसरे से पूछेंगे ना कि जी आप क्या खाएंगे, या मशवरा देंगे यार ये खाना सही नहीं ये क्या है, तो आपस में मशवरा तो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल ठीक। सफर में हम जाते हैं तो मशवरा तो होंगे ना, कौन सी जहाज में जाना है, कौन से ट्रेन में जाना है। तो हमने कौन सी गलत बात की है? हमने तो मशवरत दी है कि बाबा अभी आप हिसाब किताब लगाएंगे, लोग खुले आसमान तले, खुश जमीन नहीं है जहाँ बैठने को, पानी को पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, मच्छर की भरमार है। आप जब तक हिसाब किताब लगाएंगे तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑलरेडी पहले 2022 में आप आजमा चुके हैं। 25,000 आप पूरी तौर पे ये पैसे दे, जो लोग रजिस्टर्ड है, जो नहीं रजिस्टर्ड है वो तो एक अलग बात है। उसके बाद आप 10-10 लाख रुपए दें। अब मुझे बताओ कि 60 से 70 लाख लोग जो मुतासिर है, जहां मरियम बीबी ने ऐलान किया कि हम 10 लाख देंगे, जरा अपना कैलकुलेटर से हिसाब तो दो कि 10 लाख जरबे 70 लाख या 60 लाख कितने खराब हो गए। सर ये भी तो बता दे कि ये बजट कहां से आएगा। सवाल ये है कि हमने कौन से गुनाह किए। अभी भी मेरे सामने टीवी चैनल दूसरे चल रहे हैं, सैलाब से दिखा रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं। हमने कौन सा गलत किए कि बाबा फलानी जगह पे लोग परेशान है, वहां आपकी इमदादी टीम पहुंच जाए, हमारा गवर्नर पहुंचा, बिलावल भुट्टो साहब खुद पहुंचे, हमारे एमपी मैंने पहुंचे। हमने आपको तनकीद तो नहीं की, हमने तो निशानदेही की है जैसे मीडिया करती है। तो आप मुझे बताओ इसका जवाब ये है, पंजाब की तरफ देखा तुमने कोई बात की है तो हम तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे। ओ भाई, हमने आपको कौन सा तार छेड़ दिया है? हमने कौन सा मोदी के साथ बात की है कि वो हमें धमकियां दे रहे हैं, और किस बात की धमकियां दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हमने गलती क्या की है, हमने गुनाह क्या की है? सवाल ये, इन सारी बातों का जवाब तो ये देंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपकी बात ठीक, आपकी बात आ गई सर। अली गौहर साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की, सर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, बात यह है कि कादर मंदोखेल साहब ने जो बातें की हैं, इनकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कादर साहब ने जो गुफ्तगू की है, इनके बेशुमार और बड़े सीनियर लीडरशिप है जिनकी गुफ्तगू जो है वो इंतहाई मुनासिब होती है। लेकिन मैंने भी जिस तरफ इशारा किया है, कहीं ना कहीं से मैं भी नोट कर रहा था कि कुछ दिनों से प्लानिंग के साथ पंजाब के हर बात के ऊपर
जो इनके पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं वो बिला वजह और बिला जवाब मदाखलत और तनकीद कर रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं उन चीज़ों को। और वो जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहबा भी काफ़ी दिनों से वो तमाम चीज़ें सुन भी रही थी और हौसले के साथ खामोश भी थी, लेकिन फिर जाहिर है मतलब एक वक्त होता है जब आपका जो हौसला होता है या वो बर्दाश्त होती है, जब इंसान आगे से कोई रिस्पॉन्स करता है वो उस पैराए में। बाकी पीपल्स पार्टी के जो इनके मुस्बत मशवरे हैं वो बिल्कुल हम हमारे सर माथे पर हैं और हम उनको हमेशा अच्छी नज़र से देखते हैं। ये अच्छी बात लेकिन ये जो मतलब है कि कुछ लोग बदमज़गी करते हैं जिसकी वजह से हो जाती हैं इस तरह की बातें। बहरहाल अब तो दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप एक दूसरे के साथ राब्ते में है और मामला काफ़ी डिफ्यूज हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अब तो कोई मजीद बहस नहीं है और ना ही कोई बहस करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये जो गलतफहमियां फ्यूचर में इनको मजीद हम बेहतर करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज़ ऐड करूँगा। देखिए हम लोग, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये समझना भी और मेरा ये क्लेम भी और मेरा ये दावा भी है कि जितना बेहतरीन डिलीवर सैलाब के अंदर पंजाब कर रहा है कोई सूबा नहीं कर रहा। ठीक, अगर कोई मेरी बात से नहीं इत्तेफाक करता तो मैं उसको दावत देता हूँ वो पंजाब में तशरीफ लेकर आए। जितने हमारे महकमों ने अच्छी कारकर्दगी की, जिसमें हमारी दिलाई इंतजामिया थी, जिसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट था, जिसमें हमारी सिविल डिफेंस का था, जिसमें हमारा सुथरा पंजाब था, जिसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था, जिसमें हमारे दीगर डिपार्टमेंट से, उन्होंने दिन रात एक किया। और मैं समझता हूँ कि सैलाब मुतासरीन को जितना अच्छा इंटरटेन या जितना उनको पंजाब की हुकूमत ने किया है किसी और सूबे की हुकूमत ने किया, ये मेरा क्लेम है जी। ठीक, अब कोई मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करे ये उसकी अपनी मर्जी है आपके लेकिन जी सर, ये मेरा क्लेम है जी सर। और दूसरा, अगर उनको इसमें कोई मतलब है कि कोई कबात हो तो मैं उनको दावत दूंगा वो पंजाब में आए, हम मिलकर सैलाबज़दा इलाकों में जाते हैं। उधर जाकर हम ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या काम किया। बिल्कुल मामला फिर भी ये नहीं है कि कोई हर तरफ बहुत एक्सीलेंट चीज़ें, गलतियां कहीं हुई होंगी, कहीं कमी बेशी भी रह सकती है, लेकिन अभी तक वो सिलसिला जारी हो सारी। और जब तक ये सारा रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। डॉक्टर साहब, हमने एक एक सैलाब ज़दा मुतासरीन तक पहुंचना है, ये हमारी चीफ मिनिस्टर ने तहिया किया हुआ है। आपको पॉइंट आ गया, और ये नवाज शरीफ साहब की हिदायत है आपको पॉइंट आ गया। एक एक मुतासर तक पहुंच के जब तक उसका नुकसान, उनकी चीजों का अदाला नहीं किया जाएगा, खाना राशन वो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, जानवरों का चारा तक भी अभी तक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना राशन अब खुश्क राशन हम तकसीम करते हैं जो जो मुतासरा इलाके हैं जहाँ पर। आपको पॉइंट आया सर, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल उसी लेवल पर जाकर ग्रास रूट लेवल पर आजकल हम राशन तकसीम कर रहे हैं ताकि मुतासरीन को, जिनके पास खर्चा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन लोगों को ये न हो। बहरहाल लोगों के ये बहुत बड़ा दावा है पंजाब हुकूमत का कि वो हर मुतासरा शख्स के नुकसान का अदाला करेंगे और हम इंशाल्लाह उस पर अमल करने लगे। और ये नहीं है कि हम उनको 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख देकर तनख्वाह देंगे, हम उनकी असेसमेंट करवाएंगे, जो जिसका जेन्युइनली नुकसान हुआ है उसका पूरा नुकसान इंशाल्लाह। आपका पॉइंट आ गया अली साहब। डॉक्टर साहब, आपने अली गौर साहब की गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल सूबे की वज़ीर आला है, पंजाब की आवाम है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एंड तक काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को यहीं पे हम रफा दफा कर सकते हैं कि जी आपकी लीडरशिप की आपस में गुफ्तगू हो गई है और BISP वाला जो मामला है वो भी एड्रेस हो जाएगा सून और लेटर। देखिए, हमारी लीडरशिप की यकीनन कल एक बैठक हुई है और उसमें हमने अपनी गुजारिशात हमारे जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने इसके सामने रखे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि मरियम ने हमारी उंगली तोड़ने का तैयार क्यों रखा है, मरियम ने मेरा पानी मेरा पैसा क्यों बोला, मरियम बीबी ने ये कहा मेरा पानी है, मेरा सुबह है, मैं नहरें निकालूं, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो हम ये कहते हैं कि आपके चचा हुजूर वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा CCI की मीटिंग में इन सारे नहरों का मामले को दफन किया है, आप दोबारा क्यों जिंदा करें, आप सिंधियों को, सिंध के रहने वालों के जख्मों पे दोबारा नमक चढ़ने का क्यों कर रही है, नंबर एक बात। दूसरा सवाल, अली गौर बलोच साहब ने जो बात की है, पंजाब ने सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। मैं सिर्फ इतनी कहूँगा उनकी खिदमत में, ये सैलाब सिर्फ पंजाब में आया था,
या ये सिंध और पुख्तनख्वा में भी आया था, और अगर सिंध और पुख्तनख्वा में भी आया है तो जरा खुद कंपेयर कर दें कि सिंध के ऊपर क्या असर पड़ा है, पुख्तनख्वा पे क्या असर है, और पंजाब कहाँ तक भुगत रहा है। फिर अली गौर बलोच साहब बता रहे कि हम उसको अजाला करेंगे। बाबा जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो तले खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, जिनके पास में पीने को पानी है, न खाने को रोटी है, न उनके पास वो है मच्छर के लिए कोई इंतजाम है, आप कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए में नहीं देना है, खाने का आप दावा कर रहे हैं, तो ये मीडिया झूठ बोल रहे हैं। ये सारा मीडिया जो जनूबी पंजाब के लोधरान के कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं बातें नहीं करूँ, आप खुद चैनल वाले सारे न्यूज देख लें क्या। तो ये सारी चीजें आपको के सामने की बात है, अल्लाह करे आपको तौफीक अल्लाह दे। लेकिन अभी तक तो आपने हिसाब ही नहीं लगाया कि कितने पैसे देना है। 10 लाख ऐलान तो आपने हवा में कर दिए, लेकिन ये 10 लाख रुपए देंगे कब? सर, जब वो पूरा का पूरा भूख से मर जाए, जब पूरा का पूरा जो है ना वो मच्छर उसको खा ले, और फिर आप उसको 10 लाख देंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मरियम बीबी ने ऐलान किया है कि मैं अपने सूबों में मोटरवे खुद बनाऊंगी। मोटरवे तो वफाक का दायरा है। अभी 2 महीने पहले एकनेक ने 1258 अरब रुपए दिए पंजाब को। ठीक है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क का हिस्सा है, दे दे, लेकिन उस फंड के ऊपर अपना लेबल लगा के मैं मोटरवे बनाऊंगा। आप कैसे बनाएंगे? वो तो एनएचए का काम है। ठीक, पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। पंजाब में मोटरवे के नखरे शुरू हो गए। 6 लाइन की बनानी है कि 7 की बनानी है कि 8 की बनानी है? डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया है कि क्या कर रहे हैं? सवाल ये हमारा भी दिल दुखता है कि आप अगर सियालकोट का 8 लाइन का मोटरवे बनाएंगे, जो कराची जो 65% रेवेन्यू पाकिस्तान को होता है, उसके लिए एक मोटरवे नहीं है। कौन बनाएगा? वफाकी हुकूमत बनाएंगे अपने लिए। तो आपने इवन कि आपने जो आपका घर है अपना क्या कहते हैं उसको, रावण, वहां आपने 16 किलोमीटर का मोटरवे बनाया। तो क्या सुख बनता है कि आपने अपने घर के लिए? डॉक्टर साहब आपकी तरफ से आपका पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। अली गौर साहब, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूं कि एक तो मेरा ख्याल है कि कादर मंदोखेल साहब को समझ नहीं आई। जहाँ तक ग्रास रूट लेवल पर ये कह रहे हैं कि सड़कों पर बैठे हुए हैं, सिंध में भी सैलाब आया है, वहाँ पर भी लोग सड़कों पर बैठे होंगे। अगर आप सिर्फ साफियों की ही बात कर रहे हैं कि मीडिया दिखा रहा है, तो मीडिया तो सिंध के बारे में भी बहुत कुछ दिखाता है। फिर आप सारे मीडिया की सिंध की बातें भी सही तस्लीम कर लें, आप भी कर लें, हम भी कर लेते। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि जो हमारे लोग मुतासरीन हैं, मैंने आपको बताया है कि आप तो कहते हैं ना कि उनको खाना राशन, उनके जानवरों का चारा तक दे रहे हैं। आप तो सिर्फ 10-10 हज़ार और 20-20 हज़ार की बात कर रहे हैं। हम तो डेली बेसिस पे पर हेड मेरा ख्याल है 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार एक टाइम के खाने के, कितने कितने दिनों का राशन उनको अब हमने पहुंचाना शुरू कर दिया। पहले हम खाना देते रहे या वो ज्यादा पानी था और हो सकता, अब उन मुतासरीन की लिस्ट में खाना जा रहा है। तीसरे नंबर पर उन मुतासरीन के घरों के पैसे और उनके नुकसानात के पैसे देने की जो है वो मतलब है कि वो दायर है, उस पर सर्वे तकरीबन अब इख्तितामी मरले में जी, और उनको चेक्स दिए जाएंगे। तो ये बात नहीं है। दूसरा मोटरवे की बात, हाँ, अगर पंजाब के पास पैसा हो तो वो पंजाब अपने जेब से ज़रूर मोटरवे बना सकता है। सिंध के पास पैसा हो, अगर वो सिंध सूबा 18वीं तरमीम के बाद आप अपने सूबे के अंदर कोई अपने सूबे की ग्रांट से मोटरवे बनाना चाहें तो आप जरूर बना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसमें कानूनी आईनी कोई रुकावट है। तीसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने कू किया था उससे पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और नवाज शरीफ साहब ने पहला मोटरवे बनाया था। उसके बाद आपको याद है कि 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी। मैं इंतहाई मादरत के साथ कहूँगा, अगर नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ वाले कू से पहले मोटरवे बनाया था जो कि लाहौर से जाता है इस्लामाबाद सर, और आज उसकी अहमियत है, तो आपने अपने उस टेन्योर में आपको कराची तक भी मोटरवे बनाना चाहिए था। पूरे 5 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं बनना चाहिए। अली साहब, टाइम का थोड़ा सा इशू है, मुझे की बात से इत्तेफाक करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची तक हम मोटरवे लेकर जाएंगे और वो यकीनन हमारे प्लान में शामिल है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। ये इनिशिएटिव अगर इतने अच्छे थे तो अपना जब पीपल्स पार्टी की प्रॉपर गवर्नमेंट रही है उस वक्त आपको
ये बनाना चाहिए था अगर ये इतनी अच्छी चीज है। अली गौर साहब आपका पॉइंट आ गया सर, टाइम का इशू है। बहुत शुक्रिया अली गौर साहब आपका भी, डॉक्टर कादर मंदो खेल साहब आपका भी, आप दोनों ने गुफ्तगू की। नाज़रीन आपने हमारे जो शुरका हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। बुनियादी तौर पे दोनों अहबाब का ये कहना है कि पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, लेकिन काम जो है अगर वो आपस में अफाम व तफहीम से एक दूसरे की तजवीज़ से होगा तो उसमें कोई तलखी नहीं होगी, और तजवीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को डिक्टेशन देनी चाहिए। और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाबरीन का आपस में रब्ता हो गया और ये मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन कर जाएगा। नाज़रीन एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन तल्ख होती चली जा रही है, और इसका नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी तौसीक करता कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, सेनेटर राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी साहब और दीगर जो वज़रा कमर ज़मान कायरा हैं वो सारे वहाँ पहुँचे हैं मुज़फ़्फ़राबाद, और PMAJ के भी उनके साथ हैं। अब वो उनका एक मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती कमेटी इनकी एक नशिस्त हो भी चुकी है, गो कि अभी तक मुज़ाकरात में वक्फ़ा है और कुछ मुतालबात सामने आए हैं, वो 38 के करीब मुतालबात हैं। इसके अलावा मज़ीद जो शराइत हैं वो भी सामने आई हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है मुर्तज़ा दुरानी साहब, कश्मीर की सियासी अफेयर्स के ऊपर खासी गहरी नज़र है इनकी। इनसे मैंने कहा इनपुट ले आप तक हक़ाइक़ पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब टाइम देने का। सर ये फरमाइएगा कि आपने गहरी नज़र है आपकी कि ये जो मुज़ाकरात हुए, इस मुज़ाकरात में मुतालबात तो 38 के करीब सामने आए हैं, लेकिन सुना है कि एक्शन कमेटी ने ये कहा है कि जो उनके ऊपर FIRs दी गई हैं वो वापस ली जाएं, और इसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अफराद जाँ बाग हुए हैं उनका जो कत्ल का मुकदमा है वो मौजूदा हुक्मरानों पे दिया जाए और ECL से नाम निकाले जाएँ, नेट सर्विस खोली जाए। सर आपके पास क्या इतलात है? बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब। असल में पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो मुज़ाकराती टीम वफाक ने भेजी है उनके पास मैंडेट कितना है, क्योंकि ये जो मुतालबात हैं 38 और इसके अलावा जो उन्होंने नए मुतालबे रख दिए हैं, तो क्या ये कमेटी जो है वो मुतालबात पूरे करने में या इनके पास वो मैंडेट है कि ये उनके मुतालबात पूरे कर सके, या उनको यकीन दहानी करा सके कि ये मुतालबात हम इनके मान लेंगे। क्योंकि इसमें ख्वाहिश साहब सबसे बुनियादी जो उनका बड़ा मुतालबा था वो 12 असम्बली की नशिस्तें हैं जो माजरीन की, तो वो 12 नशिस्तें जो हैं आपको पता है कि वो एक रात में या एक बंद कमरे में बैठ के उनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता। वो पार्लिमान का हिस्सा हैं और पार्लिमान में उनको जो है वो 13वीं तरमीम के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। तो अब जब उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, और वो भी उस वक्त दिया गया जब PMLN की 2018 में हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने अपनी आखिरी काबीना मीटिंग में इस 13वीं तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इन 12 नशिस्तों को एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया 13वीं तरमीम में। अब देखना यह है कि एक वफाकी हुकूमत की कमेटी जो है वो कितनी बाख्तियार है, उसके पास कितना मैंडेट है। तो मेरा जो अपना ख्याल है, मेरी जो इतलात हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस कमेटी को सिर्फ इतना ही मैंडेट दिया है कि वो मुज़ाहिरीन को और ये जो एक्शन कमेटी के लोग हैं इनको मज़ीद मुश्तिल होने से बचाने के लिए और इनको इंगेज करने के लिए इस कमेटी को भेजा है। असल में जो मुज़ाकरात होंगे या असल में जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतों का और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की मुशावरत के बाद असल फ़ैसला होना है। इस कमेटी के पास तो ना इतना बड़ा मैंडेट है और ना ही ये लोग जो है वो इस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए आज जो मुज़ाकरात हुए इसके बाद अब मुज़ाकराती अमल जो है वो तातल का शिकार हो गया है, और अब दोबारा जो है वो कल मुज़ाकरात होंगे। और आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, तो जब शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुँचेंगे उसके बाद हो सकता है कि कल वो ख़ुद भी मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएँ। मैंने उनसे अपील भी की थी कि आप मुज़फ़्फ़राबाद चले जाएँ, और हो सकता है कि हमारी इतलात हैं कि या ये तज्ज़िया ही समझ लें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से इस्तीफ़ा भी ले लिया जाए। अगर
इस्तीफ़ा लेने के बावजूद ये हालात कंट्रोल में नहीं आते तो वफाक के पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि वो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफज कर दें, वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ कर दें और वहाँ पे जो है फ्रेश मैंडेट के लिए जो है अबूरी लेकिन हुकूमत दुरानी कायम साहब, कर। अगर इस आपका जो तज्जिया है या अगर इसके ऊपर फ़र्ज़ माल बात कर भी ली जाए तो एक ऐसा मुश्तैल हजूम जो है उसके सामने एक रियासत के वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेना या उनको फारग करना, तो ये तो एक किस्म का सरेंडर करने के मुतरादिफ होगा। देखिए वो सरेंडर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ खालिद साहब, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में जो है इस वक्त इंतज़ामिया ना होने के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कैबिनेट जो है वो आपने देखा वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और उधर वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो है खून की होली खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर में जो है नाहक खून बहाया जा रहा है, मासूम लोगों का आप देखें, गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बैठे इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस में बैठे हुए तो हैं। दुरानी ये साहब, बड़ी बात है कि दुरानी साहब जल रहा था और नेहरू जो है बांसुरी बजा रहा था, तो ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो अब इनको ना भी फारग करें या इनका इस्तीफ़ा ना भी हो तो अब आप देखें अमली तौर पे तो वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, उनकी इंतज़ामिया, उनका मैंडेट, उनका जो रिट थी गवर्नमेंट की वो ख़त्म हो चुकी है। दुरानी साहब, इसलिए मुज़ाहिरीन को मुतमईन नहीं करना कि उनके लिए हमें ये चाहिए कि वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत हो, अवामी ख्वाहिशात, अवामी उमंगों के मुताबिक एक वज़ीर-ए-आज़म हो जो अवाम को टैकल कर सके, अवाम को जो है साथ लेके जा सके। दुरानी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुस्तहकम हुकूमत हो, मजबूत हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं, 5 रुकनी कमेटी थी जिसको फैसल राठौर साहब जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो उस कमेटी को चला रहे थे, जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, उनको लेके चल रही थी। ऐसा क्या मामला हुआ कि वो जो 5 रुकनी कमेटी थी फैसल राठौर साहब की सरबराही में, उन्होंने क्यों मामले को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया टाइमली जब चीज़ें देखी नहीं गई? आज जब इस कदर मुश्ताल चीज़ें हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उसके बाद उस जत्थे के सामने या उस एक्शन कमेटी के सामने इस तरह की चीज़ें करने से आप समझते हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी? क्या इसकी जिम्मेदारी उस 5 रुकनी कमेटी पे नहीं जाती? नहीं, एक्चुअली 5 रुकनी कमेटी नहीं, पूरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसकी जिम्मेदार है। देखें 8 दिसंबर 2024 को इनका हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ एक तहरीरी माहिदा हुआ, जो तहरीरी माहिदा जो है वो उस पर उन्होंने जो है इसके मुनक़ाद जो है वो मंजूर किए एक्शन कमेटी के। जब वो मंजूर हो गए उसके बाद उसका नोटिफिकेशन किसने जारी करना था? वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जारी करना था। आज वो 38 नकाती जो है एजेंडा जब बना है तो अगर वो 8 दिसंबर को 2024 को वो नोटिफाई हो जाते हैं उनके मुतालबात, तो शायद इतनी बड़ी जो है ना तादाद में लोग ना निकलते, लोगों को एक थोड़ा बहुत आस उम्मीद होती कि हमारे मुतालबात ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मंजूर हो रहे हैं और हम जो है वो अपने कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो आपने जो बात की 5 रुकनी काबीना की, जब उन्होंने उनके पास रिट ही नहीं है उनकी रही, उनके पास मैंडेट ही नहीं रहा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करके उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर एक्शन कमेटी ने तो अपना एक्शन दिखाना था। और उससे इस 9 तारीख के 8 दिसंबर के बाद उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन दी है। आप ख्वाहिद साहब उनकी पिछले अरसे की जितनी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनके मुतालबात वो सारे देखें। उसके बाद उन्होंने जब लॉन्ग मार्च किया, एंट्री पॉइंट्स बंद किए, फिर उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद जो है फिर उन्होंने 3 महीने पहले डेडलाइन दी कि हमारे ये मुतालबात हैं, आप हमें जो है वो हम आपको टाइम दे रहे हैं, 3 महीने में आप हमारे से बातचीत कर लें। लेकिन उनको किसी ने सीरियसली इंगेज ही नहीं किया, ना ही उनको सीरियस लिया गया, ना वफाक की तरफ से उस वक्त, ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, ना कौमी सलामती के इदारों की तरफ से। लेकिन जब वो सड़कों पे आगे, इनको इतना शायद एहसास नहीं था या इनकी मिस कैलकुलेशन समझ लें कि ये समझ रहे थे कि शायद ये थोड़े बहुत लोग होंगे, चंद 100 लोग निकलेंगे सड़कों पे और उनको हम टैकल कर लेंगे। लेकिन जब पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों पे आ गई, हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, तो उसके बाद फिर अब जो है वफाक पाकिस्तान को भी अच्छा दुरानी साहब ये फरमाइएगा, एक मोबिलाइजेशन थी जिसको सियासी हुकूमत ने एंगेज करना था, सियासतदानों ने एंगेज करना था, वो नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि वो सियासतदानों के ऊपर तो ये तनकीद होगी कि आपने 3 महीने की डेडलाइन थी तो उनको क्यों एड्रेस नहीं किया, जो आज इतनी बड़ी वास्ट लेवल पे मोबिलाइजेशन बन गई।
लेकिन फिर यही मोबिलाइजेशन को लीड करने वाले लोग, शौकत मीर साहब हो या कोई और हो, वो अब कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान के इदारों को, हिसास इदारों को हदफ तनकीद बनाते हैं। ये वजह क्या हुई? देखिए, कौमी सलामती के इदारों को जो तनकीद का निशाना बनाना अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के इदारों ने आज तक जो है वो अपनी भरपूर जिम्मेदारियाँ अदा की हैं। उन्होंने इनके मामलात, इनके मुतालबात को कितने फोरम्स तक, बड़े हाई लेवल फोरम्स तक लेके जाने में कौमी सलामती के इदारों का किरदार रहा है। इससे पहले जो आटा और बिजली की सब्सिडी दी गई, तो मैं समझता हूँ उसमें भी जो हमारे जो आला क़यादत थी फौजी, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने अपने किरदार अदा किया। तो वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने मिल के जो है 23 अरब का पैकेज दिया था। तो अगर कौमी सलामती के इदारों को आप हदफ तनकीद का निशाना बनाएंगे और उनको जो है ना आप इस तरह मलायन करेंगे, तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? मैं तो समझता हूँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो है आपके साथ, कश्मीरी अवाम के साथ, वफाकी हुकूमत ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम के लिए हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, खुले दिल का मुजाहरा किया, और उन्होंने हमेशा जो है हमारे मुतालबात पूरे किए। अब एक जो मुतालबा है, ये आइनी तौर पे एक प्रॉब्लम है, जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने आइन में तरमीम करनी है, उन्होंने एक्ट पास करना है। तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से उनके मुतालबे हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर की अवाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबे के बजाय कौमी सलामती के इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, या उनको कुछ चंद शरपसंद अनासर जो हैं वो इसमें जो है एंटी स्टेट अनासर जो है वो एंटी स्टेट स्लोगन देंगे, तो इसको हम जो है ना कंडेम करेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुर्तज़ा दुरानी साहब की गुफ्तगू सुनी। आपकी मास मोबिलाइजेशन एक है, एक तहरीक है, जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात सियासी हुकूमत से हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के इदारों को, उनकी शख्सियात को हदफ तनकीद करना किसी भी तौर जस्टिफाइबल नहीं हो सकता, क्योंकि दुरानी साहब की बात में बड़ा वज़न है कि अगर आप इदारों पे तनकीद करेंगे तो फिर कल आपके साथ खड़ा कौन होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे गज़ा की सूरत हाल पे। कभी तो अमन मुआहदा सामने आता है और कभी उस अमन मुआहदे को तस्लीम करने के लिए हमास के ऊपर 3 दिन या 4 दिन का अल्टीमेटम डाल दिया जाता है। फिर हमास उस अमन मुआहदे में तरामीम जो है वो तजवीज़ करता है, और फिर दूसरी जानिब जो इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, उसके लिए ख़ुद मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों ने मिल के एक कोशिश की कि गज़ा में इमदाद लेके जाएँ और फ़्लोटीला के तवस्सुत से वहाँ पर पहुँचा जाए, चीज़ों की जाए, बहरी जहाज़ या कश्तियाँ लेके वहाँ पर जाया जाए। लेकिन कभी उनके ऊपर ड्रोन अटैक है तो कभी उनके राब्ते मुनक़ता हैं और दुनिया खामोश है। एक तरफ जो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, अमन का रास्ता निकालने की बात हो रही है, और दूसरी जानिब जो अमन के लिए और गज़ा के शहरियों के लिए जो ग़िज़ाई इमदाद लेके जाने वाले फ़्लोटीला है, उस कारवां को भी जो सा हिट किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल में कैसे 2 रियासती फार्मूला एग्जीक्यूट होगा और क्या ये अमन होगा या सिर्फ ये आई वॉश है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनको मैंने आज तकलीफ़ दी है अपने प्रोग्राम में, और सिदरा सदोज़ई माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की, उनको भी मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दोनों को खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सर, ये अमन मुआहदा, तजावीज़, अल्टीमेटम, तरामीम और फिर दूसरी जानब ये जो फ़्लोटीला वाला मामला है, इसको अगर हम देखें तो ये लगता है कि सिर्फ ऐसे अभी तक तो आई वॉश ही लगता है सारा गज़ा के इशू के ऊपर। सर, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई वॉश। ये तसलसल है उस जुल्म बर्बरियत का जो अरसा दराज से चली आ रही है। बेलफोर डिक्लेरेशन जब से हुआ है 1917 से, उस वक्त से ये जुल्म की दास्तान चली आ रही है। और क्योंकि जुल्म को अगर उस पर एजिटेट न किया जाए, उसका जवाब न दिया जाए ताकत से, तो जुल्म बढ़ता जाता है। आपने देख लिया कि 147 ममालिक ने इजराइल को तस्लीम कर लिया है, और उसके बावजूद वहाँ लोग बमों से, बारूदों से, गोलियों से, और गुज़श्ता सुबह से लेके, मतलब मिडनाइट से लेके अभी तक 75 अफराद को और उन्होंने शहीद कर दिया है। एक ही बचा खुचा हॉस्पिटल था, उसके बराबर में बम मारा है,
और उस हॉस्पिटल को से भी अभी रेड क्रॉस भी उधर से सस्पेंड कर चुका है। गजा से जो बची कुछ ही थोड़ी सी इमदाद उनकी मदद हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल चाहता क्या है, पहले इसको तो आज थोड़ा सा इसको डायग्नोस कर लेते हैं। इजराइल के अज़ाइम बिल्कुल क्लियर है। वो इब्तदाई तौर से ही चाहता था कि ग्रेटर इजराइल, वो इब्तदाई तौर से 1948 में उन्होंने 556 देहातों को मसमार करके, देहात शहर मसमार करके, फ़लस्तीनियों को बेघर करके, धक्का दे के उन्होंने वो 1967 वाली बाउंड्री पर फ़लस्तीन में पहुंचाया और सारी ज़मीन कब्जा कर ली। उसके बाद 1967 के बाद अभी आपने देखा कि 2 साल में मजीद गजा में वो घुस गया है, ज़मीन कब्जा। आज अगर आप आज की बात करें तो वहाँ टैंक हैं, वहाँ सारे फौजी हैं, गजा में दनाते फिर रहे हैं वो। और उसकी वजह से और दुनिया फ्लोटीला पर जब हमला हो रहा है, फ्लोटीला तो इंटरनेशनल वाटर में था, फ्लोटीला तो इंटरनेशनल लॉज ऑफ UN हाई सीज के लॉज उस पर इतलाक होता है कि वो इंटरनेशनल वाटर में कोई तीसरा फरीक या तीसरा मुल्क वो कैसे जाके उनको किडनैप करके आ जाए। ये तो किडनैपिंग है ना, क्योंकि वो अगर अरेस्ट करते तो अपने इलाके से करते, अरेस्ट तो अपने इलाके से होता है या किसी अरेस्ट वारंट पे होता है। वो तो इमदाद लेके जा रहे थे, दवाइयां लेके जा रहे थे, बेबी फार्मूला लेके जा रहे थे वहाँ, और वो एक सिंबॉलिक था। उसमें 44 ममालिक के नुमाइंदे थे। हमारे मुल्क के भी मैं कहूँगा सलूट है उन 8 अफराद को, बल्कि शायद 2 और भी हैं जो कि सेनेटर मुश्ताक और बाकी, तो उनको भी वो भी इस फ्लोटिला पे गए और उन्होंने सही गमाजी की। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ का जिक्र कर दिया कि हमारे ऐन उमंगों और हमारे बिल्कुल जो हमारी पॉलिसी है उसके मुताबिक, हमारे जज्बात हैं उसके मुताबिक। तो ये तमाम चीज़ें हुई जो जिन्होंने मजम्मत उसकी की है। तुर्की ने कह दिया कि टेररिज्म है, सबसे ऊंची आवाज तुर्की ने निकाली। और उसके बाद उससे ज्यादा जो एक्शन लिया वो एक नॉन OIC मेंबर कोलंबिया, जिसके 2 शहरियों को उन्होंने अरेस्ट किया। हमारे तो 10 किए, उन्होंने 2 शहरियों को अरेस्ट किया है। तो उन्होंने उनका सफीर धक्का दे के बाहर कहा कि जाओ अपने मुल्क में वापस, मतलब उसको निकाल दिया अपने मुल्क से, और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। मैं डॉक्टर साहब मैं सिदरा सदुज़ई साहबा को भी गुफ्तगू में ऐड करना चाह रहा हूँ। सिदरा साहबा, ये जो लफ्ज़ यूज़ किया डॉक्टर साहब ने, किडनैप, और इसराइली फोर्सेस ने जिस तरीके से जारी की, वैसे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका दिल करता है वो कतर को हिट कर देते हैं, उनका दिल करता है ईरान को हिट कर देते हैं, और बाद में फिर जो सा वो माजत कर लें या कुछ और कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह की अमन एक्टिविटी को स्पॉइल करना, फिर अमन फार्मूला पेश करना ट्रंप साहब का, फिर सारी चीज़ों को लेके चलना, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर ने जिस तरीके से बात की है कि इंटरनेशनल वाटर्स, तो जब मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करती हूँ तो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर इस किस्म की इससे रिलेटेड जो शिप्स होती हैं या आप किसी इमदाद की तरफ जा रहे हैं, उनको ना एक टर्म यूज़ होती है, राइट टू सेफ पैसेज। यानी उनको ये इख्तियार दिया जाता है या उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि वो पानियों में से गुजर सकती हैं, अनटिल एंड अनलेस कि वो आपकी जो टेरिटरीज हैं वो उनको किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी से वायलेट नहीं करी। फिर सर ने एक बात की कि उनको किडनैप कर लिया गया। देखिए, अगेन आई विल कम बैक टू इंटरनेशनल लॉ कि इस तरीके का अरेस्ट जिसको आप कह रहे हैं, अरेस्ट की बहुत सारी रीजंस होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लॉ। आर्म्ड नहीं थे वो, प्योरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जो है अपने भाइयों के लिए, सिर्फ मैं मुसलमान ममालिक की बात नहीं करती, मैं उन तमाम ममालिक की बात करती हूँ जिस फ्लोटिला में शामिल थे। आर्म्ड नहीं थे, इमदाद लेकर जा रहे हैं, कम्बेटेंट्स नहीं हैं, यूनिफॉर्म्स में नहीं हैं, उनके पास कोई एक जो है वो कमांड नहीं है कि जी इस कमांड की तरफ से वो आ रहे हैं या किसी को अटैक करने जा रहे हैं। This is totally unlawful when I talk about the international law and when I see the parameters of international law जिनके बेसिस पे अरेस्ट किया जा सकता है, तो all of them they are negative. So ये अच्छा, फिर सर ने कोलंबिया की बात की, टर्की ने बात की। बहुत सारे कंट्रीज ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उनको फौरी तौर पे रिलीज किया जाए। मैं ये देखती हूँ कि डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो एक मजम्मती बयान आया है, लेकिन इस टाइम पे सेनेटर मुश्ताक साहब ना सिर्फ अपने तौर पे एक मुजाहिद का किरदार अदा किया उन्होंने,
बल्कि आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की जो दिल की गहराइयों से तर्जुमानी की है। फिर सेकेंडली मैं देख रही थी उनकी वाइफ का जो है एक इंटरव्यू आया है। रात के 2:45 बजे सेनेटर मुश्ताक साहब की जो है वो अपनी अहलिया के साथ आखिरी दफा उस नंबर पे बात हुई है जो नंबर उनका अपना नहीं था, बिकॉज इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही फोन द इंटरनेशनल सी। उसके बाद जी उन्होंने एक और नंबर से उनको कांटेक्ट किया है रात जब उन्होंने इन्वेट किया है देयर इज अ बिग नीड और टू बी कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इस वक्त जी ठीक लिए जाएं बहुत सीरियस। जी ठीक। डॉक्टर साहब, ये नोबल जी। अमन के नोबल इनाम के खुद साख्ता मुस्तहक बनने वाले ट्रम्प साहब जो हैं वो पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म करा रहे हैं। मैंने खुद साख्ता इसलिए कहा कि उन्होंने अगले दिन कहा कि अगर मुझे नोबल इनाम नहीं मिलता अमन का तो फिर ये अमेरिका की तौहीन होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि वो खुद साख्ता मुस्तहक समझते अपने आप को नोबल के अमन इनाम का। तो उनको ये खबर नहीं पहुंची कि फ्लोटिला के साथ क्या हुआ। 44 मुमालिक के नुमाइंदे हैं तो वो अमन कायम करवा रहे हैं इसराइल और गज़ा के ऊपर, और फिर इस फ्लोटिला के साथ जो हाल हो रहा है तो अभी तक उस पर कोई एक्शन तो नहीं लिया। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। लेकिन अगर इसके आप खदोखाल पे जाएं कि ये नोबेल प्राइज़ मिलता किस तरह है और नोबेल कमेटी जो है उसको डिसाइड क्या करती है और उसके तरीक़ाकार क्या है और उसकी साइटेशन क्या होती है, तो बात ज़्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप कई एतबार से सही कहते हैं। वैसे बहुत सारे एतबार से सही नहीं भी कहते हैं, लेकिन इस मामले में अब पाकिस्तान ने क्योंकि उनको साइटेशन उसकी भेजी है, पाकिस्तान ने उनको रिकमेंड किया है नोबेल प्राइज़ के लिए, इजराइल ने भी किया है। बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है कि इजराइल ने भी किया है, पाकिस्तान ने किया है। देखा ये जाता है, और उस पर मैं तबसरा पहले भी कर चुका हूँ, देखा ये जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया, सही कहा, मैं कह रहा हूँ सही कहा। अब उसकी दलील क्या है? दलाइल ये है कि पाकिस्तान ने जब किया, और दलाइल इसमें ये है कि अगर गजा में बकिया जाने बच जाती हैं, 66,000 तो जाने शहीद हो गई, बच्चे बूढ़े, और दुनिया देखती रही। 147 ममालिक ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर लिया है, लेकिन उनमें से यही 6 ममालिक हैं जिन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई है, एक्शन अभी कुछ नहीं किया है। तो कहने का मकसद ये है, बाकियों से क्या गिला करते हैं हम? OIC के अपने चार्टर में उनके पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है, उनके चार्टर के कि फ़लस्तीनियों को उनकी जिद्दोजहद में ये पूरा ब्लॉक 57 ममालिक का उनका साथ देगा, उनको सपोर्ट करेगा। उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ कि OIC के आर्टिकल 8 के तहत 4 सरबराहान की बड़ी धूमदार किस्म की, धुआंधार किस्म की मीटिंग हुई, और उसमें क्या हुआ, हर मीटिंग में मजम्मत, फिर मजम्मत, दर मजम्मत, फिर मजम्मत। उसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। इससे तो बेहतर कोलंबिया है कि जिसने पाबंदी तो लगा दी ना ट्रेड, एटलीस्ट उन्होंने हमने तो हमारे किसी मुल्क ने भी नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये जंग रुक गई तो मैं ये समझता हूं कि जो मयार है नोबेल प्राइज का, उस मयार पर इतनी बड़ी अगर जंग रुक जाए, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की भी जो जंग रुकवाई है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कोई मजाक बात तो नहीं है। तकरीबन को 2-3 करोड़ अफराद तो पहले हफ्ते में जहां बाग हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजों का किसी तकाबली जायजा लिया जाता है। दिए हुए हालात में ये 20 पॉइंट जो है वो 20 पॉइंट मारूजाती हालात के लिहाज से, या तो आप कुछ कर लें, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाकी जाने बचाएं। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सिद्रा सदोसई साहबा, ये जो ट्रम्प साहब खुद साख्ता अपने आप को मुस्तहक समझते हैं नोबल अमन इनाम के लिए, सवाल ये है कि ये फ्लोटिला का जो इशू था ये तो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था। इसके ऊपर अभी तक ट्रम्प साहब ने बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की, इसराइल को ये नहीं कहा भाई 44 ममालिक के लोग आपने अरेस्ट कर लिए हैं, किडनैप कर लिए, उनको आप रिलीज़ करें, चीज़ों को ईज आउट करने की तरफ लेके जाए। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, इसको देखने के लिए ना थोड़ा सा मैं एक उसका नेक्सस डेवलप करना चाहूँगी कि इस वक्त हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो अमेरिका का एक बहुत बिगड़ा हुआ या लाडला जो है वो दोस्त कह लें, आप उसको आप उसको जो भी नाम दे दें, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। जो डोनाल्ड ट्रंप का वोट बैंक है, दैट इज़ बेसिकली मोर
स्ट्रेंथन ऑन द एंजेलिक क्रिश्चियंस और उसके साथ साथ जो आपके पास ज्यू लॉबी है उसके ऊपर है। सो जब भी इसराइल की बात आती है तो वो थोड़ा सा अपनी ही पॉलिसी से डेविएट करते हुए हमें नजर आते हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। आपने कंबोडिया की वॉर रुकवा दी थाईलैंड के साथ, आपने जो है वो रशिया यूक्रेन के अंदर इंटरवीन किया, पाकिस्तान इंडिया के अंदर इंटरवीन किया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, नो डाउट। लेकिन फलस्तीन और कश्मीर, मतलब ये वो दो ऐसे इश्यूज हैं कि जिसके ऊपर अभी भी हमें बहुत सारी अटेंशन की जरूरत है। और आप ये देखें कि ये दोनों इश्यूज बहुत अरसे से जो है वो अनरिजॉल्व जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से फलस्तीन के अंदर जिस किस्म की जीनोसाइड हो रही है मुस्तकिल तौर पे, और जिस तरीके से ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत इस वक्त 8 अरब ममालिक को निशाना बनाया जा चुका है, जी जी जिसके अंदर आपके पास अभी रिसेंटली हमने देखा कि कतर के ऊपर हमला हो गया और उसके बाद जो है वो एक माफी मांग के आप जो है वो मामले को रफा दफा कर देते हैं। ये देखिए अभी हमने देखा कि मस्जिद नबी के ऊपर से भी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। आपका पॉइंट आ गया। मदीना इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट ग्रेटर इसराइल। जी आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब सर क्विकली ये बताइएगा कि जो अमन मुआहिदा है या अमन के जो नुकात सामने प्रपोजल सामने आया है, आप इसको सेटल होता देख रहे हैं पॉजिटिवली? सर क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट सर। जी जी जी, वन लाइनर तो ये है कि ये सेटल होता नजर आ रहा है। हमास नेगोशिएशन में इस वक्त तुर्की, कतर और इजिप्ट के साथ इस वक्त जारी है। जब हम बात कर रहे हैं, हमास ने कुछ चीज़ों को अमेंड करने के लिए कहा है। मेरा अपना तजिया ये है कि बड़ी मामूली सी अमेंडमेंट के साथ ये 20 नुकाती को उसको नाफिज अमल होता मैं देख रहा हूँ। आगे जाके इजराइल फिर अपने हरदर्मी के मुताबिक तोड़ सकता है, लेकिन फिलहाल नाफिज अमल होता हुआ देख रहा हूँ। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका, सिदरा सदोजई साहबा आपका। नाज़रीन आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि थोड़ी सी तरमीम के बाद ये जो 20 नुकाती अमन फार्मूला है इसको वो एग्जीक्यूट होता देख रहे हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।